हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। दोस्तों, 12th फिजिक्स एनसीईआरटी 6 भाग ऑलरेडी अपलोडेड है। आप देखो, उनको एनालाइज करो, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आराम से देखो, नोट्स बनाओ और स्टडी कंटिन्यू रखो अपनी। आज अपन 7वां भाग जो है इसका वो पढ़ने वाले हैं और इसमें अपन बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे आज। बहुत ही अच्छा, यानी एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। वो थ्योरेटिकल पोर्शन आज अपन पढ़ने वाले हैं। डेरिवेटिव पोर्शन नहीं है, केवल समझने का पोर्शन है और उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसका भाग कौन सा है दोस्तों? 7वां है। और अपना ये जो चैप्टर है दोस्तों, वो फर्स्ट चैप्टर अपना एनसीईआरटी फिजिक्स का। तो देखो दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ही शानदार रहने वाली है, अपनी बहुत ही प्यारी क्लास रहने वाली है। आप बस कनेक्टेड रहो फिक्शन और क्लासेस के साथ, आप कभी भी हताश नहीं होगे, उम्मीद करता हूं मैं। और यदि आपको डिफिकल्टी आती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप तुरंत कमेंट करो। कमेंट करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो आप, बहुत ही कम कमेंट मेरे को मिलते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं समझ में आया है या नहीं आया है। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करो, नहीं आया है तो भी आप कमेंट करो। दोस्तों, कमेंट आप जरूर किया करो, जिससे क्या होता है, मेरे को थोड़ी ऊर्जा मिलती है, मेरे को फीडबैक मिलता है कि हाँ, मेरे को यहाँ से थोड़ा इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए। आप कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को ऐसे लगेगा पता नहीं अपन सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ आपसे कि कमेंट आप करो ताकि मेरे को पता चले। ठीक है, मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, इसकी मैं पूरी गारंटी के साथ आपसे वादा करता हूँ। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज जो अपना टॉपिक है वो है वस्तुओं पर आवेशन। वस्तुओं पर आवेशन एक थ्योरेटिकल पोर्शन है। वस्तुओं पर आवेशन का मतलब है कि वस्तुएं कैसे आवेशित हो जाती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु या एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ आवेशित कैसे हो जाता है। तो वस्तुओं पर आवेशन, ये आज का अपना टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है। देखो, वस्तुओं पर आवेशन की वस्तुओं को आवेशित करना वस्तुओं पर आवेशन कहलाता है। 3 प्रकार से अपन करते हैं, 3 इसकी विधियां हैं, 3 इसके मेथड हैं, 3 इसके प्रोसेस हैं। कौन कौन से हैं? एक है घर्षण द्वारा आवेशन, एक है प्रेरण द्वारा आवेशन और एक है स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। एक अपने पास क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन है। एक अपने पास क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन है। और एक अपने पास क्या है? चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन है दोस्तों। तो ये 3 अपने टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास में। यहाँ पे लिख देता हूं जो अपना टॉपिक है, वस्तुओं या पदार्थों पर आवेशन। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वस्तुओं को आवेशित करना वस्तुओं पर आवेशन कहलाता है। इतनी बात अपन ने समझ ली है। 3 इसके मेथड है, पहले तीनों के नाम लिखेंगे अपन यहाँ पे। घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन और थर्ड है स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। ठीक है दोस्तों, तीनों को अपन 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे और तीनों ही अच्छे से समझ में आएंगे आपको, मैं उम्मीद करता हूं। तो अपन फर्स्ट की बात करते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन। कि जब किन्हीं 2 वस्तुओं को, 2 पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में घर्षण करवाया जाता है, तो उनमें आवेश स्थानांतरित हो जाता है।
यानी कि एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु या दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं, तो दोनों पे क्या आ जाता है दोस्तों, आवेश। जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उससे प्लस आएगा और जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उससे माइनस आएगा। तो जब किन्हीं दो वस्तुओं को, दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, उनमें घर्षण करवाया जाता है, तो वस्तुएं आवेशित हो जाती है। इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं और इसे घर्षण विद्युत भी कहते हैं। इसे फ्रिक्शन करंट भी कहते हैं, घर्षण विद्युत भी इसे अपन कहते हैं। तो अपन फर्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड अपन पढ़ेंगे। तो घर्षण द्वारा आवेशन अपन पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए कि जब कांच की छड़ को, उन्होंने कांच की छड़ ली, जब कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़े से, कोमल मुलायम कपड़े से रगड़ा जाता है, तो कांच की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक लटका दी जाती है। यानी कि घर्षण करवाकर कांच की छड़ को स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पे क्या कर दिया गया, लटका दिया गया। ये क्या है दोस्तों, कांच की छड़। और इसे किससे रगड़ा गया है, रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, रगड़कर लटका दिया। अब एक बिना रगड़ी हुई कांच की छड़ इसके पास लाते हैं, बिना रगड़ी हुई कांच की छड़। तो इन दोनों के मध्य कोई क्रिया नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसको तो अपन रगड़ कर लाए, इसको बिना रगड़े लाए, कोई क्रिया नहीं होगी, कोई इनमें प्रोसेस देखने को नहीं मिला, कोई इसमें एक्टिविटी नहीं हुई। लेकिन जब इस दूसरी कांच की छड़ को भी रेशम के कपड़े से रगड़ कर लाए, यानी कि एक छड़ तो अपनी पहले से रगड़ी हुई थी और ये दूसरी छड़ भी अपन क्या कर रहे हैं, एक कांच की छड़ को अपन रेशम के कपड़े से रगड़ कर ला रहे हैं। तो रेशम के कपड़े से रगड़ने के बाद ये भी क्या है, कांच की छड़ है और ये भी क्या है, कांच की छड़ है। तो इन दोनों के मध्य दोस्तों एक क्रिया होती है प्रतिकर्षण की। क्या क्रिया होती है, प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। क्या होती है दोस्तों, प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। यहां तक आपको समझ में आया होगा कि एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर दृढ़ आधार से लटका दिया गया। इसके बाद बिना रगड़ी हुई कांच की छड़ लाते हैं तो कोई क्रिया नहीं होती, परंतु जब दूसरी छड़ को भी रेशम से कपड़े से रगड़कर लाते हैं तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी तो ये पता चला कि रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं, तो रेशम का कपड़ा हो जाता है ऋणावेशित और कांच की छड़ हो जाती है धनावेशित। जब आवेश का इसमें अनुमान पता लगाया गया तो रेशम का जो कपड़ा था वो तो हो जाता है ऋणावेशित, क्योंकि इसमें से निकलकर इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनायन, धनावेश आता है उस पर, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में जाते हैं इसलिए उसमें ऋणावेश आ जाता है, और कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस पर धनावेश आ जाता है। समझ में आ गया होगा। अब यही प्रयोग जब एक एबोनाइड की छड़ पर किया गया, तो एबोनाइड की छड़ को बिल्ली की खाल से या बिल्ली की फर से रगड़ा गया। तो इसको मैं एक बार यहां पे अपन बना देते हैं, नीचे जगह है अपने पास। एबोनाइड की जो छड़ थी उसको रगड़ा गया दोस्तों किससे, बिल्ली की खाल से। एबोनाइड यानी पदार्थ जिसको आबोनस भी बोलते हैं, एबोनाइड या एबोनाइट बोलते हैं। इसको किससे रगड़ कर ला रहे हैं, एबोनाइड की छड़ है,
इसको रगड़े अपन बिल्ली की खाल से या फर से। और दूसरी एक और छड़ थी एबोनाइड की छड़ है ये। इसको दोस्तों बिना रगड़े तो इनमें कोई क्रिया नहीं होती है। इनमें दोस्तों कोई क्रिया नहीं होती है। कब? जब इस एबोनाइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर लटका दिया गया और दूसरी छड़ को बिल्ली की खाल से बिना रगड़े ही इसके पास लेके आए तो कोई क्रिया देखने को नहीं मिली। लेकिन जब इस दूसरी छड़ को भी बिल्ली की खाल से रगड़कर लाए तो दोनों के मध्य दोस्तों क्या हुआ? प्रतिकर्षण ही हुआ। तो यहां पे अपन एक और डायग्राम बना देते हैं साइड में। ये अपनी एबोनाइड की छड़ थी और दूसरी एबोनाइड की छड़ अपन ला रहे हैं, किससे रगड़कर ला रहे हैं? बिल्ली की खाल से। तो दोनों के मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण हुआ। और ये किसकी छड़ है? एबोनाइड की छड़। किसकी छड़ है दोस्तों? एबोनाइड की। तो प्रतिकर्षण हुआ इन दोनों के बीच में। जब इलेक्ट्रॉन का अनुमान हो चुका था, खोज हो चुकी थी, तो पता लगाया, निष्कर्ष निकाला कि इसके ऊपर कौन सा आवेश आता है? माइनस आवेश। अर्थात बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनाइड की छड़ में आ जाते हैं। तो एबोनाइड की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है और बिल्ली की खाल धन आवेशित हो जाती है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने समझाया। फिर इसी प्रयोग को किया गया क्या कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से और एबोनाइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर पास लाया गया तो दोनों के मध्य आकर्षण हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। तो जब यहाँ पे अपन कांच की छड़ है अपने पास ये, और इसके पास अपन लाए एबोनाइड की छड़, ये कांच की है, ये एबोनाइड की है, तो दोनों के मध्य क्या हुआ दोस्तों? आकर्षण हुआ। क्या हुआ? आकर्षण। और इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं अपन? घर्षण द्वारा आवेशन बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं बहुत ही प्यारे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं अपन और देखते हैं अपने दूसरा जो मेथड है उसको। दूसरा जो मेथड है वो है दोस्तों प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। उसमें क्या होगा दोस्तों? सेकंड, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इस घटना में क्या होता है दोस्तों कि जब किसी आवेशित वस्तु के पास, ये कोई अपने पास आवेशित वस्तु है, इसके पास अपन अनावेशित वस्तु लेकर आ रहे हैं, ये क्या है? आवेशित, और ये क्या है? अनावेशित। तो इसके ऊपर मान लो प्लस का आवेश है, ठीक है दोस्तों। तो ये आवेशित है और ये अपने पास क्या है? अनावेशित। जब ये दूर रहती है, दूर रहने पर तो इनमें कोई क्रिया नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं होती है। परंतु जब इन्हें अपन पास में लाते हैं, जैसे ये आवेशित थी अपनी और ये उदासीन थी, इनको अपन पास ले आए, पास लाने पर क्या होगा? दोनों के मध्य प्रेरण की क्रिया होगी। तो इसके ऊपर प्लस का आवेश था तो इसकी एक सतह पर कौन सा आवेश आ जाएगा दोस्तों? माइनस, और दूसरी सतह पर वही प्लस आवेश। अर्थात ये आवेशित थी तो ये भी क्या हो जाती है? आवेशित।
तो प्रेरण की घटना में क्या होता है कि जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई उदासीन या अनावेशित वस्तु लाते हैं, तो अनावेशित वस्तु की एक सतह पर आवेशित वस्तु की जितना लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश स्थानांतरित हो जाता है। इसके ऊपर प्लस था तो माइनस गया, माइनस होता तो कौन सा जाता, प्लस का, केवल एक सतह पर, दूसरी सतह पर वही समान आवेश आ जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, दोनों को अपन दूर दूर कर देंगे, तो इसके ऊपर तो प्लस का आवेश था, इसके ऊपर इस सतह पर तो माइनस हो जाएगा, और इस सतह पर कौन सा आवेश रहेगा, वही प्लस का आवेश। तो ये हो गई अपने पास आवेशित थी, तो ये भी अपने पास क्या हो गई, आवेशित। लेकिन इसकी दोनों सतह पर आवेश आता है विपरीत, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। इस तरफ जितना आवेश है उतना का उतना ही विपरीत आवेश यहाँ पे स्थानांतरित होता है। अब अपन को इसको पूर्ण रूप से ऋणावेशित करना है। पूर्ण रूप से ऋणावेशित यहां से क्वेश्चन में बनता है कि किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए किस प्रकार धनावेशित या ऋणावेशित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आ गया, ऋणावेशित किया जा सकता है बिना स्पर्श किए। तो क्या करेंगे, ये जो सरफेस है इसको अपन भूसंपर्कित कर देंगे। भूसंपर्कित का मतलब अर्थिंग बना देंगे, भू संपर्कित कर दिया इसको। तो ये जो आवेश था इधर वो सारा जमीन में चला जाएगा। तो इसके ऊपर कौन सा आवेश बचेगा, केवल और केवल माइनस का आवेश बचेगा दोस्तों। और इसका यहां से कनेक्शन अपन कट कर देंगे। तो कौन सा आवेश बचेगा इस पर, फिर ऋणावेश। कौन सा बचेगा, ऋणावेश। यदि इसको धनावेशित करना होता तो यहाँ पे ऋणावेशित वस्तु लेते, इसको प्रेरण करवाते, यहाँ पे प्लस का आता, यहाँ पे माइनस का आता, फिर इसको जोड़ देते, भूसंपर्कित माइनस का नीचे चला जाता, प्लस बच जाता। तो इस घटना को पूरी को क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। इसका जो थर्ड मेथड है वो देखते हैं अपन। थर्ड मेथड क्या है इसका, तीसरी जो घटना है, और मैंने इसमें क्वेश्चन भी सोल्व करवा दिया तुम्हें कि किस प्रकार बिना स्पर्श किए एक वस्तु को आवेशित किया जा सकता है, चाहे से वो ऋण हो चाहे से वो धन हो। तीसरी घटना अपन देखते हैं, तो वो तीसरी घटना अपने पास क्या है, स्पर्श या फिर चालन द्वारा आवेशन। स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन। तो इस घटना को समझने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, देखो इसमें क्या होता है कि जब किसी आवेशित वस्तु से कोई उदासीन या ऋणावेशित वस्तु स्पर्श करवाते हैं, प्रेरण में तो दूर दूर रखते हैं, इसमें बिल्कुल टच करवा देते हैं, स्पर्श करवा देते हैं। तो जो आवेशित वस्तु थी जिस पर जितना आवेश था उसका आधा आवेश अनावेशित वस्तु पर स्थानांतरित हो जाएगा। उसकी प्रकृति भी समान रहती है, प्रेरण में प्रकृति विपरीत रहती है, परिमाण समान रहता है, इसमें परिमाण आधा हो जाता है, प्रकृति समान रहती है। जैसे ये एक वस्तु है, मान लो ये धन आवेशित है, ये दूसरी वस्तु है, ये अनावेशित है, ये अनावेशित है, और ये धनावेशित है। दोनों को अपन जब ये दूर है, दूर रहने पर तो कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं। लेकिन जब इन्हें अपन स्पर्श करवा देंगे तो दोस्तों ये तो थी अपनी आवेशित, और इसके टच में अपन ने करवा दिया उदासीन को, तो ये प्लस आवेश था इस पर, ये धन आवेशित थी, ये उदासीन है, या फिर अपन बोल सकते हैं अनावेशित। इनको क्या करवा दिया अपन ने, स्पर्श करवाने पर, स्पर्श करवाने पर। तो जब इनको दूर दूर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, दूर करने पर, दूर करने पर क्या होगा, जितना इस पर आवेश था वो आधा आवेश इस पर चला जाएगा,
प्रकृति क्या होगी, समान। धन आवेश से तो धन आवेश ही जाएगा, 10 था तो 5 इस पे 5 उस पे, 20 था तो 10 10, माइनस आवेश से तो माइनस माइनस ही जाएगा। तो समान प्रकृति का आधा आवेश स्थानांतरित हो जाता है दूसरी वस्तु पर जो उदासीन या अनावेशित है। तो इस घटना को बोलते हैं स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन, चार्ज ऑफ कंडक्शन। समझ में आ गई होगी घटना आपको, उम्मीद करता हूं मैं बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो ये अपने पास क्या थी, वस्तुओं पर आवेशन एक घटना थी। चलो आवेशन अपन ने पढ़ लिया है, 3 प्रकार से किया, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा, स्पर्श या चालन द्वारा। घर्षण में रगड़ना पड़ता है, एक वस्तु का आवेश दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसमें 2 प्रयोग थे, एबोनाइड और कांच वाला। प्रेरण में क्या होता है, पास पास लाते हैं, टच नहीं करवाते, विपरीत प्रकृति का आवेश परिमाण में समान स्थानांतरित हो जाता है, प्रेरण में यह घटना है। चालन और स्पर्श में टच करवा देते हैं, समान परिमाण समान प्रकृति का आधा आवेश आधे परिमाण का आवेश स्थानांतरित हो जाता है। अब किसी वस्तु पर आवेश की जांच कैसे करेंगे कि ये मार्कर है, ये वस्तु है, ये आवेशित है या नहीं है तो कौन सा आवेश है, नहीं है तो कौन सा नहीं है, इसकी जांच करेंगे। तो इसके लिए एक उपकरण आता है जिसको बोलते हैं विद्युत दर्शी। क्या बोलते हैं दोस्तों, विद्युत दर्शी बोलते हैं। तो विद्युत दर्शी क्या होता है, इसमें देखो विद्युत दर्शी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक अपना, इसको अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे आज। ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन था और थ्योरेटिकल पोर्शन अपन अच्छे से कवर कर लेंगे। डेरिवेटिव अपना चल रहा है, फिर वापस डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे अपन। तो देखो विद्युत दर्शी की अपन बात करते हैं, क्या है अपना टॉपिक, विद्युत दर्शी। पहले इसकी मैं परिभाषा बोल देता हूं, ऐसी युक्ति या उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश के संसूचन किया जाता है, आवेश की जांच की जाती है। तो आवेश के संसूचन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण या युक्ति विद्युत दर्शी कहलाती है। उस उपकरण को क्या बोलते हैं, विद्युत दर्शी कहते हैं। इसमें क्या होता है, विद्युत दर्शी में एक कांच का जार होता है। क्या होता है दोस्तों, कांच का एक जार होता है, अपन बोल सकते हैं कांच की एक बोतल होती है। ये कांच का क्या है, एक जार, पात्र है ये, कांच का जार, जिसके पेंदे में यहां पे क्या लगी रहती है, चालक प्लेट लगी रहती है, चालक प्लेट, जिसका संबंध अपन किससे करते हैं, जमीन से, जिसको बोलते हैं भूसंपर्कित। क्या बोलते हैं दोस्तों, भूसंपर्कित, भूसंपर्कित। यहां पे क्या होता है, कॉर्क होता है। क्या होता है, कॉर्क, कॉर्क यानी ढक्कन, जिसके ऊपर एक डिस्क लगी होती है, जिसके ऊपर क्या लगी रहती है, एक डिस्क, जो कौन सी होती है, धात्विक डिस्क होती है। ये क्या होती है दोस्तों, धातु की एक प्लेट लगी रहती है, धात्विक डिस्क जिसे बोलते हैं। तो धात्विक डिस्क, और इस धात्विक डिस्क का संबंध किससे होता है, एक धातु की छड़ से होता है। ये क्या है, धातु की छड़, जिसको अपन बोलेंगे धात्विक छड़, धात्विक छड़। इस धात्विक छड़ के नीचे की ओर 2 पत्तियां लगी होती है, वो दोनों पत्तियां किसकी होती है, सोने की। तो इन्हें अपन बोलेंगे स्वर्ण पत्र, स्वर्ण पत्र या सोने की पत्तियां। अब सोने की पत्तियों पर आवेश होता है ऑलरेडी, तो ये दोनों आपस में पहले से कुछ प्रतिकर्षित हो ही रही रहती है, ये दोनों पर समान आवेश है। तो ये क्या होती है, पहले से ही प्रतिकर्षित अवस्था में रहती है दोनों ही। तो डायग्राम अच्छे समझ में आ गया होगा, कांच का एक जार होता है
जिसमें पेंदे पे एक चालक प्लेट लगी होती है जिसका संबंध जमीन से करते हैं अर्थात भू संपर्कित करते हैं। इसमें ऊपर एक कोर्क होता है जिस पर धात्विक डिस्क लगी होती है। धात्विक डिस्क का संबंध एक धात्विक छड़ से होता है। धात्विक छड़ के नीचे की ओर 2 स्वर्ण पत्र यानी सोने की पत्तियां लगी होती है। ये था एक डायग्राम। इस पूरी व्यवस्था को बोलते हैं विद्युत दर्शी। संसूचन कैसे करेंगे? जिस वस्तु पर आवेश की जांच करनी है उसको यहाँ पे स्पर्श करवाना है। ये अपनी क्या है? वस्तु जिस पर अपन आवेश की क्या कर रहे हैं? जांच कर रहे हैं। तो जब इसको इससे टच करवाएंगे तो कौन सी घटना हो रही है? स्पर्श। स्पर्श द्वारा आवेशन या चालन द्वारा आवेशन। बिल्कुल टच करवा दिए। तो स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है दोस्तों? इस पे जितना आवेश होगा उतना आवेश इसमें चला जाएगा। धात्विक डिस्क में जितना इस पर आवेश है उतना ही आवेश, उसका आधा आवेश इसमें चला जाएगा धात्विक डिस्क में। और धात्विक डिस्क से होता हुआ कहां पे पहुंचेगा? सोने की पत्तियों पर। सोने की पत्तियों पर पहले से ही धनावेश होता है। सोने की पत्तियों पर पहले से ही धनावेश मौजूद होता है, यानी कि धनावेश के कारण ये समान आवेश कण प्रतिकर्षित होती रहती। अब यदि ये सोने की पत्तियां और फैलती है, सोने की पत्तियां पहले इतनी पोजीशन में थी, अगर ये और चौड़ी हो जाती और फैलाव करती है तो प्लस आवेश था, अगर प्लस आवेश ही आएगा तो ही ज्यादा प्रतिकर्षण होगा। अगर ये और फैलती है तो इसके ऊपर आवेश कौन सा? धन आवेश। कौन सा दोस्तों? धन आवेश। तो यहां पे अपन लिख देते हैं सोने की पत्तियों का फैलना बराबर वस्तु पर धनावेश, और सोने की पत्तियों का सिकुड़ना बराबर वस्तु पर ऋणावेश। अगर ये सोने की पत्तियां सिकुड़ती है तो इसका मतलब ऋणावेश आया। क्यों? क्योंकि माइनस आवेश आएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा, आवेश में कमी होगी। भाई मान लो सोने की पत्तियों पर 10 माइक्रोकुलाम आवेश है और ऊपर से माइनस का 5 माइक्रोकुलाम आवेश हो गया, दोनों कटेंगे, कितना बचेगा? 5 माइक्रोकुलाम। यहाँ पे आवेश की मात्रा में कमी हुई। आवेश की मात्रा में कमी होगी तो आकर्षण यानी कि प्रतिकर्षण जो था वो भी कम होगा, अर्थात ये पास आ जाएगी। तो यदि ये सिकुड़ती है तो वस्तु पर ऋणावेश, और यदि ये फैलती है तो वस्तु पर धनावेश। इसको बोलते हैं अपन विद्युत दर्शी। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 2 या 3 बार अच्छे से देखो, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप इसको शेयर भी करोगे, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक भी करोगे और कमेंट भी करोगे। कमेंट करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि मैं वेट करूंगा आपकी कमेंट का। जितना आप कमेंट करोगे मैं उतना ही मोटिवेटेड होऊंगा, उतना ही आपके लिए मैं एफर्ट लगाऊंगा। तो शेयर करना ना भूले दोस्तों, प्रत्येक बच्चे के पास आप शेयर करो, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में है सबके पास पहुंचा दो। मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहो, आपको ऐसे ही बहुत ही अच्छी क्लासें मिलेगी। तो अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे क्लास का नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत पता चले और आपकी क्लास मिस ना हो। जय हिंद, जय भारत।